नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बेखौफ अपराधियों ने NHAI के इंजीनियर के घर पर डाका डालकर जमकर लूटपाट की। करीब 1 दर्जन नकाबपोश अपराधी दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और चौकीदार को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। 2 घंटे तक लूटपाट करने के बाद आराम से चलते बने। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के रेलवे गुमटी के पास की है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस छानबीन की। चौकीदार जागरण चौक निवासी अमर कुमार से पूछताछ की गई। उसने बताया कि मकान के नीचे निजी स्कूल है। मकान मालिक मलिकी सिन्हा अपनी बेटी के यहाँ गए हुए हैं। बताया कि वह घर के पहले कमरे में सोया था। इसी बीच 10 की संख्या में अपराधी दरवाजे तोड़ते हुए घर में प्रवेश कर गए और गन पॉइंट पर ले लिया। शोर करने पर गोली मारने की धमकी दी। बताया कि करीब 2 घंटे अपराधियों ने तावड़ मचाया। रात के करीब 2 बजे कमरे में घुसे और 4 बजे के आसपास सभी फरार हो गए। चौकीदार ने बताया कि सभी ने चेहरे पर काला रंग का कपड़ा पहन रखा था। स्थानीय भाषा बोल रहे थे। चौकीदार ने बताया कि दरवाजा तोड़ने के बाद अपराधी बालकोनी के रास्ते घर में घुस गए। इसके बाद 4 अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया। घर की चाबी मांगने लगा। उन्होंने कहा कि उनके पास चाबी नहीं है। इस पर उनके कनपट्टी पर पिस्तौल तान दिया। कहा कि शोर करोगे तो जान से मार दूंगा। इसके बाद 6 लोग घर में घुसकर लूटपाट करने लगे। इसी दौरान एक अपराधी मोबाइल ले लिया, लेकिन दूसरे ने कहा कि मोबाइल लेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मोबाइल बच गया। फिर बालकोनी के रास्ते से ही फरार हो गए। घटना के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दिया। घर से कितने की लूटपाट हुई है, ये मकान मालिक के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि मकान मालिक NHAI के इंजीनियर नवीन सिन्हा असम में रहते हैं। इधर ब्रह्मपुरा पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की छानबीन की गई है। आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधियों को चिन्हित करने की कवायद की जा रही है। रात के करीब आए वो लोग पीछे दरवाज़ा तोड़कर। हम अंदर में सोए हुए थे। बाहर से यही से दरवाज़ा बाहर से घुस गया वो लोग तोड़ के। ऊपर में चढ़ के बालकोनी के रास्ता से दरवाज़ा तोड़ के फिर अंदर का दरवाज़ा तोड़ के हमारे पास चला आया और हमारे ऊपर पिस्टल भिड़ा दिया। चाबी मांगा हमसे। हम बोले हम यहाँ का चाबी हमको पास नहीं है, हम केवल बाहर का नीचे का चाबी मेरे पास रहता, तो ज़्यादा बोलेगा तो हम मार देंगे। पिस्टल भिड़ाया था दोनों तरफ से मेरा। और उसके बाद सब कोई कितना बहुत सारा आदमी सब था, सब अपना रूम में। लगभग कितना होगा? करीब 10 आदमी करीब था वो लोग का। फिर 4 आदमी तो मेरे ही पास था। उसके बाद हमको उठने नहीं दिया। पूरा पिस्टल मोबाइल मेरा ले लिया था। और उसके बाद बोला एक आदमी के ले चलो मोबाइल। तो एक आदमी बोला कि नहीं मोबाइल ले जाएंगे तो फंस जाएगा। तो लास्ट में वो मोबाइल नीचे छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद पूरा घर का सामान सब लूटा उटा वो लोग। आपको कहाँ कौन रूम में बंधक? हम सबसे आगे वाला रूम में थे। उसी में बंधक बनाया हुआ? और उसी में बंधक बना के हमको रखे हुआ था दोनों तरफ से। हमको बोलने का मौका नहीं, हल्ला करेगा तो मार देंगे। अच्छा, पिस्टल सबके पास था कि एक के पास? नहीं, 2 आदमी के पास था और सब अपना अपना औजार लाए थे। चेहरा बांधा हुआ था? खुला हुआ? नहीं, चेहरा सबका मुंह बांधा हुआ था। काला मुंह सबको बांधा था। काला काला सबका चेहरा लग रहा था। कौसी से बांधा हुआ था चेहरा? सब काला कपड़ा पर बांधे हुआ था सब। काला कपड़ा? हाँ। कितना देर रहा अंदर? वो करीब वो लोग 1.5 पौने 2 घंटा करीब वो लोग रहे। उसके बाद वो लोग तब वो लोग क्या क्या सामान लिया। जेवर भी रहता है घर में? अब घर में जो भी था वो मकान मालिक ही बताएंगे क्या है ना है। सब हम के ले गया? हाँ, वो सब ले गया। तो लगभग कितना देर रहा होगा अंदर? वो लोग करीब 2 घंटा के करीब रहे। 2 घंटा। और निकला फिर किधर में? इधर रहा? हाँ, फिर जैसे घुसा वैसे ही फिर निकल गया। तो मारने का भी पूरा ही था? अगर आप इधर उधर करते तो मार देता? हाँ, वो मार, थोड़ा सा भी हम हल्ला करते तो मार देता। लगभग कै बजे रात की घटना? लगभग वो करीब हमारा अंदाज से लगता है मोबाइल तो मेरा छीन लिया था। मैं करीब तभी वो 2 बजे करीब में वो आए होंगे मेरे। गया क्या बजे? वो गया हुआ करीब 4 बजे करीब में वो गया है। कितना देर रहा? इतना देर रहा, करीब में वो इतना देर में गया है। किसका मकान है ये? स्वर्गीय बलदेव प्रसाद सिन्हा जी का है। मालती सिन्हा उनका वाइफ का नाम है। यहाँ नहीं रहते हैं वो लोग? नहीं, वो अस्वस्थ है ना, इस कारण से वो अपना बेटी के साथ। आप कौन है? हम यहाँ चौकीदारी करते हैं, गार्ड है यहाँ का। क्या नाम है? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। वो लोग कहाँ है अभी? उनकी पत्नी कहाँ है अभी? अभी बेटी अस्वस्थ के कारण बेटी के पास है अभी। अभी तो ना सुनिए ना अभी आवेदन पड़ा है ना कुछ पड़ा, अनुमान कर लेंगे तब ना। सर आए तो क्या देखे, क्या बताया? देखे हैं वो जो बताया उसी हिसाब से। क्या लग रहा था? अब लिख के देगा लोग उसके हिसाब से ना।
डकैती की बात लोग बता रहे हैं। अब चलिए बैठिए। क्या कार्रवाई करेंगे आगे? संदिग्ध की बात करें लोग, सर चलिए, जांच चल रही है। हाँ जांच चल रही है। मुजफ्फरपुर के एक जनप्रतिनिधि अपने साथियों के साथ यहां से पैदल दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को जिले की समस्याओं से अवगत कराएंगे। पताही शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधान पार्षद दिनेश सिंह ने जिला परिषद सदस्य कुंदन सिंह के नेतृत्व में जा रहे पद यात्रियों को वादा किया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के शनिवार को पैदल ही दिल्ली की ओर कूच कर रहे कुंदन सिंह ने बताया कि करीब 1.5 माह के पैदल सफर करने के बाद दिल्ली पहुंचकर मुजफ्फरपुर की समस्याओं को और कई मांग को पीएम मोदी के समक्ष रखने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर की धरती से पीएम मोदी ने 2 बार यहां के पताही एयरपोर्ट को मुजफ्फरपुर के लोगों को सौगात देने की घोषणा की थी और जल्द ही मिलने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं किया जा सका है, जिससे यहाँ के लोगों में काफी निराशा है और वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही कई जरूरी मुद्दे हैं जिसमें जाति आधारित सामाजिक भेदभाव को दूर करने की भी है। अधिकारी और पदाधिकारी की भ्रष्टाचार और लूट से भी पीएम मोदी को अवगत कराएंगे। इस मौके पर एमएलसी दिनेश सिंह पद यात्रियों का स्वागत किया है और उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जिले के लिए एयरपोर्ट की मांग अति आवश्यक है। अब तक कोई पहल नहीं किया गया है, ऐसे में इनकी पहल की जितनी सराहना की जाए वह कम है। 5 सूत्री मांग को लेकर के हम दिल्ली पदयात्रा पे जा रहे हैं। इसमें हमारा मुजफ्फरपुर के लिए सबसे प्रमुख मांग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर की जनता से वादा किया था कि पताही में एयरपोर्ट का पुनः निर्माण कराएंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। तो सबसे मुख्य मांग है मुजफ्फरपुर के लिए कि पताही हवाई अड्डे को चालू कराया जाए। दूसरा मांग है कि यहाँ पे जितने भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, घूसखोरी करते हैं, हर तरह का बुराइयां का काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा आवेदन पत्र के माध्यम से भी, अगर बार बार कोई भी कर्मचारी कर्तव्यहीनता को करता है, अपना काम भूलता है, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके कारण देश के आय में नुकसान होता है। तीसरा मांग है मेरा कि युवाओं के लिए हर विद्यालय और महाविद्यालय चाहे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें मोटिवेटर का व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाला जो हमारा युवा पीढ़ी हो घूसखोर, कदाचारी और अपने व्यवहार कुशल हो और अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करना चाहे। चौथा हमारा मांग है कि अभी हमारा सनातन संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रहा है और उसी का देखा देखी कर रहा है, जबकि हमारे सभ्यता संस्कृति का अनुसरण पूरा विश्व करता है। आज समलैंगिक जो रिलेशन है और लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कुठाराघात है। उसको वैसे जो भी रिलेशन बनाते हैं उन पे कड़ा से कड़ा कानून बने और उनको सजा मिले। उस तरह के जो भी रिलेशन हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण विषय है कि समाज में कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक कारण से समाज को जातिवाद में विभक्त करके देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए कड़ा कानून बने। अनुमान है कि 35 से 40 दिन में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, बाकी तो समय बतलाएगा, क्योंकि यह अनिश्चितकालीन पद यात्रा है। कब पहुंचेंगे हम लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके अपना 5 सूत्री ज्ञापन उनको सौंपेंगे। हम पद यात्रा पर जा रहे हैं, उनका कुछ मांगे हैं और उन्हीं का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने बुलाया। आप जरा शुभारंभ करवा दीजिए। उन्हीं का शुभारंभ करवाने आए हैं। दिल्ली पहुंचेंगे, हम लोग भी उस समय दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे। इनका क्या क्या मांग है एयरपोर्ट है, हम बताया जाए किन मांगों को लेकर ये पद यात्रा पर निकल रहे हैं। पहला इनका है कि पताही हवाई अड्डा, बहुत पहले जिस समय कहीं हवाई अड्डा था भी नहीं, दरभंगा नहीं था, पटना था तो पताही में चालू था और सब जगह खुल रहा है, पताही पड़ा हुआ है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग भी पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। आए दिन आप बयान उन लोगों का अखबार में देखते होइएगा। कई लोगों ने मंत्री महोदय से वहाँ मुलाकात भी किया है, लेकिन इनका पहला मांग है उसमें हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। सबों के लिए ज़रूरी है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए ज़रूरी है। कहने के लिए लोग बराबर कहते हैं
यह घोषित राजधानी है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर है, गया से एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में आज तक एयरपोर्ट नहीं हुआ। इसलिए इनके मांग का हम भरपूर ढंग से मुस्तैदी से समर्थन करते हैं। दूसरा मांग है इनका जातिवाद जो व्यवस्था है, जातिवाद के नाम पर लोग जो राजनीति करते हैं उसके खिलाफ। जातिवाद की राजनीति और व्यवस्था समाज में नहीं होने चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। और हरीश सिंह युवाओं के लिए मोटिवेट हाँ, यही मांग है, इनके मांग का भी हम समर्थन करते हैं। और जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो हम लोग भी दिल्ली पहुंचेंगे। 2 साल के बाद एक बार फिर से सावन मेला की रौनक कांवरिया पथ पर दिख रही है। कांवरिया पथ पर हर सावन लोगों को एक महिला डाक बम का इंतजार रहता है। श्रावणी मेला में कांवरिया पथ पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं, लेकिन इस बार श्रावण माह में उनके भक्तों के लिए निराशाजनक खबर है। मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम बाबा वैद्यनाथ को पावन सावन मास के प्रत्येक सोमवार को जल अर्पण करती है, लेकिन इस बार वो प्रत्येक सोमवार को जलार्पण नहीं करेगी। इस वर्ष वह सिर्फ एक मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करेगी। आगामी 25 जुलाई सोमवार को कृष्णा बम उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज घाट से जल उठाकर 26 जुलाई मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करेगी। एक बार फिर कृष्णा बम को जाने से पहले उनके पूर्व वार्ड पार्षद इकबाल कुरैशी समेत मोहल्ले के लोगों ने सम्मानित किया और हौसला बढ़ाया। कृष्णा बम से बात किया है डैन न्यूज संवाददाता अमीर ने। 70 साल की कृष्णा बम एक बार फिर से यहाँ से जाने की तैयारी में है, जलाभिषेक करने की तैयारी में। खुद इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। 70 साल उम्र हो गया और फिर से जाने के लिए तैयारी में। कहाँ से इतना ऊर्जा आता है? ये शक्ति तो शिव का दिया हुआ है। मैं तो मानव हूँ, लेकिन तपस्या देख करके हो सके बाबा खुश हो गए होंगे और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि जब मैं जल लेके चलती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है कि मैं रास्ते में हूँ, चल रही हूँ। वो स्वतः एक शक्ति प्राप्त होती है। मैं चलती जाती हूँ, उस समय मुझे नहीं पता चलता है। तो ये तो शिव की कृपा है। इस बार कहाँ जा रही हैं? अभी मैं जा रही हूँ सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ, डाक कमर चढ़ाऊंगी सो तो बोलना मेरे लिए अब असंभव है। अब तो शिव ही चढ़वाएंगे, वही रास्ता पार कराते हैं और स्वतः शक्ति भरते हैं शरीर में। पहली सोमवारी को कहाँ? पहले सोमवारी को मैं मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर तीसरा ज्योतिर्लिंग है और चौथा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन महाकाल। तीसरा ज्योतिर्लिंग नर्मदा के तट पर हैं और नर्मदा स्वयं शिव स्वरूपा हैं। तो नर्मदा से कांवर लेकर के मैं उज्जैन महाकाल को चढ़ाई हूँ। बहुत आनंद आया। जंगल घाटी पार करते करते बाबा के दर पे पहुँची और जल चढ़ाने के बाद तो एक आंतरिक खुशी होती है जो व्यक्त नहीं किया जाता है कि शिव की कृपा कैसी होती है। जैसे हम चलते हैं वैसे अगर अन्य लोग भी चले, सबों को एक अनुभव प्राप्त होती होगी और होगी। लेकिन सच्ची श्रद्धा से भक्ति की जाए तो तपस्या स्वरूप भक्ति। अच्छा, 2 साल कोरोना काल के वजह से बंद रहा है, मंदिर वगैरह बंद था। 2 साल के बाद आप जा रही हैं, कैसा लग रहा है? 2 साल के बाद एक ऐसा आनंद लग रहा है कि लगता था कोरोना काल में कि अब बाबा मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं मई में आई थी, एक बार पैदल कांवर बाबा को चढ़ाने में गई थी। अभी 21 मई को मैं चढ़ाई हूँ। उस समय आई और कही कि बाबा आप प्रसन्न हो गए, अब एक बार फिर मुझे डाक कांवर चढ़वाइए। मैं एक तरह से अपना हाजिरी लगाने गई थी कि अब तो उम्र हो गया है, क्या जानूँ मुझसे होगा नहीं होगा। लेकिन बाबा ने फिर एक आदेश प्रदान किया, स्वतः प्रेरणा हुई और मैं फिर तैयारी कर रही हूँ जाने का। अच्छा, इस बार आप सोमवार की जगह मंगलवार को जल चढ़ाएंगे, क्या वजह है? सोमवार को ऐसा कुछ वजह नहीं है, लेकिन रविवार को जब मैं चलती थी तो रास्ते में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती थी और प्रशासन बहुत परेशान हो जाते थे। तो रास्ते भर देखना पड़ता है। वो लोग 100 किलोमीटर मेरे साथ चलते हैं, अपना बैच बदल के चलते हैं। तो मैं 19 में ही बाबा के प्रांगण में कह दी थी कि बाबा अब मेरा सोमवारी का जल समर्पण हुआ। मैं बोल के आई थी, ऐसा नहीं कि मैं अचानक जा रही हूँ। सोमवार का जल मेरा समर्पण है। अब मैं सोमवार को जल लूँगी, मंगल को चढ़ाऊँगी। और उसके बाद इस 2 साल के बाद मौका मिला तो फिर मैं जा रही हूँ।
अच्छा, हमने सुना है कि आपके पति काफ़ी बीमार थे, उस समय से आप लगातार डाक बम जाना शुरू कर दी थी। क्या है पूरी कहानी इसमें? अब पूरी कहानी वही है कि डाक कांवड़ यात्रा तो मेरे पति की बीमारी के कारण इसलिए शुरू हुआ कि मैं अपने गांव को छोड़ कर के शहर में आ गई थी। उस समय सर्विस टीचर की लगी, बहुत कम पैसे की नौकरी होती थी उस समय, और मेरे हस्बैंड को ऐसी बीमारी पकड़ी थी कि ठीक होने वाले नहीं थे। लेकिन मेरी तपस्या से बाबा ने सुन ली और ये ठीक हो गए। फिर ऑन बेड 15 साल रहे। फिर 15 साल मैं तपस्या में लगी रह गई, वही डाक कांवड़ जाना, बाबा बस शिव की भक्ति में लगे रहना। फिर ये ठीक हुए। फिर इस साल भी बहुत भयंकर बीमारी इनको पकड़ी थी। 19 अगस्त को ऑपरेशन हुआ, फिर 5 फरवरी को ऑपरेशन हुआ। इस बार भी उनको बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था। पाकिस्तान के कटास लाल भी आप गई हैं दर्शन करने, क्या कुछ वहाँ का मान्यता है? लोगों के मन में धारणा है पाकिस्तान के प्रति, खराब धारणा है, क्या कुछ गई वहाँ पे और कैसे दर्शन किया? क्या इंतजामात रहा पाकिस्तान सरकार की तरफ से? अब देख, हम लोग विदेश मंत्रालय से गए थे, 6 दिन का वीज़ा था, और धारणाएं तो पॉलिटिकल धारणाएं हैं, वहाँ के पॉलिटिकल, यहाँ के पॉलिटिकल। लेकिन ऐसे जब हम लोग से मिलते थे तो लोगों की भावना जैसे इंडिया में लोगों से मिलते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, वैसे जहाँ हम लोग लाहौर में मिले थे और लव का समाधि दर्शन करने गए थे, वो वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने वो लोग भी आए थे। तो सभी हम लोगों से पूछते थे कि आपको कोई ज़रूरत हो बताना, मैं सेवा करूँगा। ऐसे लोगों का विचार तो ऐसा ही था जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो ऐसा देखने पर नहीं लगा कि खटास है, लेकिन वो तो पॉलिटिकल बात है, उसमें तो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही अच्छा थी। हम लोग को बहुत ही, हम लोग 111 आदमी थे, बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रशासन और मिलिट्री के बीच रख कर के 6 दिन 6 पॉइंट में दर्शन कराया गया। और खाने पीने का भी बहुत अच्छा प्रबंध था, स्वागत भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया था। जगह जगह हम लोगों को स्वागत किया जा रहा था और उन लोगों की तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं बोली जा रही थी कि हमें लगे कि मैं अलग हूँ। और वो तो अंदरूनी बात है जिसे मैं नहीं कुछ बता सकती हूँ। और मुझे अंत में आने के समय एक चादर और एक छोटा सा बॉक्स दे करके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुझे सम्मानित किए थे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ही इस यात्रा को संपन्न कराते हैं। जो इंडिया से लोग जाते हैं 6 दिन की यात्रा पर, तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और पूरा गवर्नमेंट भी लगी रहती है और यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो वो अकेले नहीं छोड़ रहे थे। अकेले जहाँ दर्शन करने जाना था तो एक बात मैंने देखी कि मेरा पैर टूट गया था, उस समय मैं चल नहीं पा रही थी, उसमें मैं चली गई तो अकेले पीछे पड़ गई। तो एक प्रशासन के आदमी थे, बोले कि नहीं अकेले नहीं, यहाँ अकेले। तो फिर वही इशारा था कि आतंकवादी उठा लेते हैं, मैंने इशारा वही था। मैंने तो सब जगह है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे बहुत व्यवस्था अच्छी थी, हम लोग को कोई कष्ट नहीं हुआ। इस बार भी जा रहे हैं, परिवार के लोग मना किए कि हाँ उम्र नहीं रहा, नहीं चाहिए? हाँ, इस बार भी मैं जा रही हूँ और परिवार के लोग तो मना कर ही रहे हैं, लेकिन मैं तैयार हूँ। अच्छा, काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं, लोग सेल्फी लेने लग सकते हैं, पुलिस आप में लग जाती है, तो दिक्कत कहीं ना कहीं होती है जाने में? रास्ते में तो हमें दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा तो अनईजी होता है क्योंकि चलना रहता है। कई वीडियोस में देखा हमने कि लोग पैर छूने के लिए आपके वो तो पैर रुक जाएगा ना, जब पैर छूने लगते हैं तब उस समय मैं परेशान होती हूँ। इसीलिए मैं सोमवार दिन बदली हूँ, क्योंकि पैर रुक जाएगा तो मेरा जल तो फिर हो जाएगा ये अछूता, तो मैं जा नहीं पाऊँगी। हाँ, नहीं तो ब्रेक लग गया तो नहीं जा पाऊँगी। डाक कांवड़ का मतलब है कि पैर नहीं रुकना है, चलते रहना है। तो पैर छूने में लोग पकड़ लेते हैं कहीं कहीं, इसीलिए थोड़ा सा अनईजी फील करने लगती हूँ कि कहीं रुक नहीं जाऊँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देवघर जा रही हूँ। तो कृष्णा बम को आप सुन रहे थे, इन्होंने कई सारी बातों को कहा है। इस बार फिर जलाभिषेक करने के लिए देवघर जा रही है और जाने से पहले इन्होंने पूरी तैयारी कर चुकी है और इनका सम्मान भी किया गया। इनके वार्ड के लोगों ने इनका सम्मान करके इनकी हौसला को बढ़ाया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगाने पर लोजपा प्रमुख सांसद चिराग पासवान ने कहा कि कृषि प्रधान देश में अब दूध, दही, घी, मक्खन पर आम लोगों से टैक्स लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से ट्रांसपोर्टिंग पहले से महंगा है,
रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने से मध्यम वर्गीय और गरीब आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पिछले दिनों मीनापुर में डूबकर एक साथ 3 लड़कों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार से इस पर फिर से विचार करे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि बिहार के कई जिलों में धान की रोपाई नहीं हो सकी है, खेतों में दरारें पड़ गई है। जिन जिलों में बरसात अनुपात से कम हुई है उस जिले में राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर सर्वेक्षण की जाए और यथाशीघ्र उन जिलों को सुखाड़ घोषित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांटी में बिजली संकट को लेकर स्थानीय युवाओं ने चिराग को बताया कि कांटी में एनटीपीसी होने के बावजूद यहां 5-6 घंटे ही बिजली मिलती है। गर्मी के मौसम में कांटी वासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा युवाओं ने बताया कि एनटीपीसी डैम से निकलने वाली छाई से टैक्स के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जल्द ही कांटी एनटीपीसी के अधिकारियों से इस पर विषय पर वार्ता करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि भैया दूध दही चूरा पे अब आप टैक्स दे रहे हैं। बताइए, इससे ज़्यादा महंगाई वैसे ही चरम सीमा पर है और उसके बाद अगर इन रोज़मर्रा की एक आम गरीब परिवार जो दूध रोटी खाकर सोता है उस पे भी जिस तरीके से महंगाई की चौतरफा मार आपके द्वारा की गई है, मैं केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ तेल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से वैसे ही आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें रोज़मर्रा की जो खाने वाले पदार्थ हैं जो कहीं ना कहीं गरीब परिवारों में खाने का आधार बनता है, उस पर भी अगर इस तरीके से अगर टैक्स लादा जाएगा तो महंगाई में तो ये और ज़्यादा आप लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। इस पर जरूर केंद्र सरकार को पुनः विचार करने की जरूरत है। कई जिलों में अभी तक बरसात अनुपात के कम हुई है, किसानों को काफी समस्या देखी जा रही है, धान की फसल अभी तक नहीं बुआई हो पाई है। अति शीघ्र कमेटी का गठन करके मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, अति शीघ्र एक कमेटी का गठन करके इस बात का सर्वे कराया जाए और उन जिलों को चिन्हित किया जाए जहां पर अनुमान के अनुपात में अभी तक वर्षा नहीं हुई है और उन जिलों को सुखाड़ घोषित किया जाए ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनको तत्काल रूप से उनको कम से कम राज्य सरकार के द्वारा कुछ राहत मिले। एनटीपीसी के होने के है मगर यहाँ पर बिजली सही समय पे नहीं मिल पाता है और लोगों को काफी परेशानी होता है। भाई ये समस्या राज्य सरकार में अधिकांश जिलों में बिहार में देखने को आ रही है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से अधिकारी प्रशासन सरकार का जो एक उदासीन रवैया है इस व्यवस्था को सुधारने में, ये अपने में चिंता की बात है। गर्मी का समय है, ऐसे में जब घंटों घंटों तक जब बिजली जब जाती है तो आम बिहारियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार प्रशासन को जिम्मेदारी से इस बात को देखना चाहिए। पहलेजा से आने वाले कांवरियों की सेवा के लिए शिव सेवा समिति मुजफ्फरपुर की ओर से NH 57 कुटनी चंद्रहट्टी में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन शनिवार को उद्योग संघ के अध्यक्ष नील कमल पुष्कर शर्मा, विक्रम सिन्हा, मुकुंद सिंह, समिति के संयोजक मुकेश पटेल, आशीष कुमार सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में कांवरियों के लिए चाय, बिस्किट, गर्म पानी, भोजन और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। मौके पर रवि पटेल, रोहित महाकाल, शिवम, राकेश सोनी, शैडो गवर्नमेंट के संयोजक अविनाश तिरंगा सहित दर्जनों स्वयं सेवक मौजूद रहे। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीरानी में जी, आप बसे वीरानी में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। भोले स्वामी मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म। बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। तेरे
ये शिव सेवा समिति विगत 13 वर्षों से लगातार कांवरियों की सेवा करती चली आ रही है। इसमें हमारे उद्यमी, व्यापारी और आर्थिक जगत के अर्थकर्मी सारे लोगों के सहयोग से ये अब एक बड़ा रूप पकड़ लिया है और हम लोग लगातार पिछले 13 वर्षों से शिव भक्तों की सेवा करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जय भोले शंकर। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्काउट ऑफिस स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ स्कूल के बच्चों का बल्कि उनके अभिभावकों की भी स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। डॉक्टर पंकज कुमार एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हेल्थ कैंप में आए सभी लोगों का बारीकी से स्वास्थ्य जांच किया। इस दौरान कैंप में आने वाले लोगों का कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ग्लूकोज और बीपी का फ्री ऑफ कॉस्ट जांच की गई। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर राकेश स्मार्ट सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। डायरेक्टर राकेश स्मार्ट ने अपने स्कूल के सभी बच्चे एवं उनके पेरेंट्स के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में तबीयत खराब होने की गुंजाइश बनी रहती है। इसे देखते हुए इस तरह का आयोजन किया गया है, ये आगे भी जारी रहेगा। आज मारुति इंटरनेशनल स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। विगत कई वर्षों से हमारे स्कूल में लगातार साल में 3-4 बार स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। कुछ दिन पहले डेंटल जांच भी हुआ था यहाँ। और अभी जो भीषण गर्मी है और कोरोना महामारी भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, पिछले दिनों काफ़ी व्यापक रूप लिया था और बरसात का भी समय आ गया। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए एक बार यहाँ स्कूल के अंदर में जांच शिविर डॉक्टर पंकज कुमार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के सहयोग से और इनके अलावा श्री महावीर सेवा सदन जुलन छपरा और एम्पैथ पैथोलॉजी के तरफ से जांच शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें ग्लूकोज का, कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का, बीपी का, शुगर का, इन सारे चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसके पूरे परिवार को स्वस्थ रहे यह कामना हम करते हैं। और उन सारे लोगों की जांच आज यहाँ हो रही है ताकि वो स्वस्थ रहे और बच्चों के अंदर अगर किसी प्रकार का कुछ छोटा मोटा अगर कुछ डिजीज अगर निकलता भी है तो उसका प्रॉपर इलाज हो जाए और यह डिजीज एक दूसरे को फैले नहीं। यह स्कूल के हेल्थ के लिए भी, बच्चों के हेल्थ के लिए भी और उसके पेरेंट्स के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और हम सिर्फ स्कूल के पेरेंट्स के लिए ही नहीं किए हैं, स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं किए, जो लोग भी समाज के आज हेल्थ चेकअप कैंप में आ रहे हैं सबका इलाज हो रहा है, यहाँ पे सबका जांच हो रहा है। और हम कामना करते हैं स्वस्थ मारुति इंटरनेशनल स्कूल की, स्वस्थ बच्चों की, स्वस्थ समाज की और यही और आगे भी इस तरह का कैंप हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर स्थित एपीएस फिजिक्स क्लासेस के बच्चों ने इस साल भी 10वीं और 12वीं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया है। अपने फैकल्टी और बेल एक्सपीरियंस टीचर के लिए शहर में अलग पहचान बनाए हुए एपीएस क्लासेस के 10th के आदित्य प्रकाश ने 97% मार्क्स लाकर इंस्टीट्यूट में प्रथम स्थान लाई है। वहीं ऋषभ राज और साक्षी 95.2%, स्वर 94%, हर्ष 93.2%, प्रिंस और माही 86% अंक प्राप्त किया है। इधर 12th में विवेक 95%, अमन ठाकुर 93.6%, सुकन्या 90.4% और खुशबू भारती ने 89.2% अंक लाया है। अमन ठाकुर का ड्रीम मेंस में 93.6 परसेंटाइल आया है। रिजल्ट आने के बाद से कोचिंग में उत्सव जैसा माहौल है। डायरेक्टर अमन प्रताप सिंह ने बताया कि मैक्सिमम बच्चों ने 90% से ऊपर मार्क्स लाया है। उन्होंने बहुत बेहतर बात कहा कि बच्चों को तुरंत कोचिंग नहीं बदलना चाहिए। शुरू से एक ही जगह पढ़ने से कई तरह से लाभ मिलता है और रिजल्ट भी बढ़िया आता है। डायरेक्टर अमन प्रताप सिंह ने बताया कि 26 तारीख से 11th नीट और जेईई का बैच शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस किया था और सर का सहयोग रहा हम लोगों के पीछे, अच्छे मार्क्स के पीछे हमारे पेरेंट्स का सहयोग रहा। कितना देर पढ़ाई करती थी? 8 घंटे। 8 घंटे? यस सर। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको कैसे करने चाहिए? हम उन्हें प्रेफर करेंगे कि एपीएस क्लास ज्वाइन करें
यहाँ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर डायरेक्टली बच्चे से ये ज्वाइन है। हम दिन में 10 से 12 घंटा डेली पढ़ते थे। कंसिस्टेंसी बहुत था और सर लोग का मतलब कनेक्शन बहुत अच्छा था। मतलब हम सर से 4 साल से जुड़े हुए हैं लगभग और एकदम फ्रेंड जैसे रहते हैं। हम एडवांस बैच जेई के एडवांस बैच में थे और जेई में भी अच्छा परसेंटाइल आया है। सर लोग बहुत मेहनत किए थे और बस। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कहिएगा? वो लोग एक बार APS में आके एक बार डेमो ज़रूर करके देखें। कोविड के टाइम में था तो ऑनलाइन क्लास APS का हो रहा था तो वहीं से ज्वाइन किया था। तो सर सारा सब्जेक्ट करवाते थे ऑनलाइन और अच्छे से होता था पढ़ाई वहाँ पे। किस तरह से पढ़ाई होता था? मतलब सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था और सर एक्स्ट्रा में NCERT एग्जाम्पलर या फिर RS अग्रवाल ये सब हुआ तो वो सब मैथ्स में प्रेफर करते थे और फिजिक्स में अपना HC वर्मा ये सबसे किए थे प्रिपरेशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कहिएगा? वो लोग अपना मतलब NCERT बुक को प्रेफर करें और साथ में एक्स्ट्रा में फिजिक्स में HC वर्मा हो गया या फिर मैथ्स में RS अग्रवाल अच्छा है पढ़ने के लिए। APS फिजिक्स क्लासेस में हम पढ़ते थे और मॉड्यूल पेपर ये सब बनाते थे। प्रिपरेशन अच्छा रहा, घर पे 4 घंटे पढ़ लेते थे और सैम्पल पेपर वगैरह बनाए थे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको किस प्रकार कहिएगा? बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मतलब अच्छा सा पढ़े और पूरा फुल डेडिकेशन लगा कर पढ़े और फिर जो भी मतलब मॉड्यूल पेपर या फिर कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, जो क्लास में वर्क कराया जा रहा है उसको घर पे जाके करें। APS फिज़िक्स क्लासेस में तैयारी किए थे और सर ने सारे एग्ज़ाम में जैसे टर्म 1 और टर्म 2 में हमें मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था खुद से और हमें टाइम दिया था पढ़ाने के लिए। पढ़ाई अच्छा होता है वहाँ पे? हाँ अच्छा होता है। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उसको क्या कहिएगा? किस तरह तैयारी करें? कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े और यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है तो यहाँ आके पढ़े। ये अच्छा रहा, जितना मेहनत किए थे बच्चे का काफ़ी ज़्यादा मेहनत था। काफ़ी उन्होंने लास्ट टाइम में प्रिपरेशन किया, लास्ट टाइम में जो भी डाउट्स वगैरह लाए सबको अच्छे से क्लियर किए। तो हाईएस्ट 95% तक गया है CBSE 12 से और 10th का तो 97-98% तक गया है रिज़ल्ट। और मैक्सिमम बच्चा मेरा 90 के ऊपर ही है, 85 से नीचे 5 या 10 होंगे। बाकी सारे के सारे जितने को भी मैंने पढ़ाया 2 शब्द उसके ऊपर हैं, 85 के ऊपर है। कोरोना की वजह से कुछ परेशानियां भी आई होगी? कोरोना में परेशानी तो आया था, पहला 5-7 दिन तक दिक्कत हुआ, उसके बाद दिक्कत नहीं हुआ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से क्रिएट किए और ऑनलाइन में बच्चे जुड़े भी और थोड़ा सा ऑनलाइन में एडवांटेज में मिल जाता था कि समय ज़्यादा एक बैच को दे पाते थे। ऑफलाइन में तो सीमित हो जाता है कि इसके बाद दूसरा बैच है। ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा समय दिए और ऑनलाइन मेरे लिए तो फ़ायदेमंद रहा, बच्चे के लिए भी। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उसको सही प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, उसको क्या कहिएगा? हाँ, भटक जा रहे हैं बच्चे, कहीं कहीं चले जा रहे हैं फिर लौट के। मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में मेरे पास लौट के आए हैं। तो उन सबको हम यही कहना चाहेंगे कि शुरू से आप एक संस्थान से जुड़ जाओ और शुरू से अच्छे से मेहनत करो। और हमारे यहाँ JEE मेंस, नीट, NDA और फाउंडेशन कोर्सेज हमने तो क्लास 8 से ही, अभी जितने भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं वो हमारे पास 9 से जुड़े हुए हैं, लगभग 4-5 साल से। तो एक टीचर के साथ अगर आपका 3 साल 4 साल का कनेक्टिविटी लॉन्ग टाइम का रहता है तो रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आता है। JEE मेंस का बैच का शुरुआत कर चुके हैं, नीट के बैच का शुरुआत कर रहे हैं और 11th का भी स्टार्टअप कर दिए हैं, जो 2024 में JEE के लिए, नीट के लिए और क्लास 12th बोर्ड के लिए अपीयर होंगे। फैकल्टी कितने हैं? फैकल्टी हमारे यहाँ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के सब बेहतर हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। और साथ में इंग्लिश और हिंदी जो होता है, इसके साथ साथ CBSE में फिजिकल एजुकेशन होता है। तो एग्ज़ाम से जस्ट 3-4 महीना पहले तो उन चीज़ों की भी तैयारी करा देते हैं ताकि मार्क्स कहीं भी थोड़ा भी नहीं छूटे। न्यू बैच भी स्टार्ट करने वाला? हाँ, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंगलवार से, 11th का, नीट का और JEE का। समय उसका होगा 6 बजे सुबह, 8 बजे और 10 बजे से JEE नीट का है और 2:30 बजे से एक और 11th का नया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।